चलो, पिछले वीक में हम लोग कहाँ तक, फ्लेम तक पहुंचे थे ना? यस सर। तो फ्लेम का कोई डिफिनेशन बताएगा? आवाज मिल रही है ना? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन पूछे हम कि फ्लेम का कोई डिफिनेशन बताएगा। व्हाट इज फ्लेम? of burning gas. फिर से बोलो। The reason of burning gas. The reason of burning gas. तो किस टाइप के फ्यूल में ये फ्लेम प्रोड्यूस होगा? सर when you burn a piece of paper or wax candle, a flame is produced. पेट्रोल केरोसिन जलाएंगे तो फ्लेम प्रोड्यूस होगा या नहीं? नो सर। नहीं होगा। केरोसिन लैंप देखे हो लोग? सर होगा सर होगा। तो डिफिनीशन तो कहता है कि रीजन ऑफ बर्निंग गैसेज इज कॉल्ड फ्लेम। तो सॉलिड जलाने से भी फ्लेम बन जा रहा है, लिक्विड जलाने से भी फ्लेम बन जा रहा है, तो फिर फायदा क्या उस डिफिनीशन का? कोई बोलना चाहेगा इस पे कुछ? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन है, एक सेकेंड हो रहा है कन्वर्ट फिर सर गैस। मोहित एक सेकेंड रुको। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मोहित को समझ में आ गया क्वेश्चन, फिर बाकी लोग के लिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि डिफिनीशन तो कहता है कि द रीजन ऑफ बर्निंग गैसेज इज कॉल्ड फ्लेम, यानी कि फ्लेम वही बनेगा जहाँ पे गैसियस फ्यूल या गैस जलेगा। सॉलिड को, मोमबत्ती को जला रहे हैं, इवन पेपर को जला रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं, तब भी फ्लेम बन जा रहा है। लिक्विड जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इसको जला रहे हैं तब भी फ्लेम बन जा रहा है। तो फिर वो डिफिनीशन देने का फायदा कुछ हुआ? सर बताएं। आप बोलो। हम सर मोहित सिंह। आप बोलो। सर सर जो सॉलिड है सर वो नहीं फ्लेम बना रहा है सर। सॉलिड सर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, फिर लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में चेंज होकर फ्लेम बना रहा है सर। वेरी गुड। बाकी लोग सुने, समझ में आया? सर यस सर। मोहित का आंसर है कि सॉलिड या लिक्विड जलने से फ्लेम नहीं बन रहा है। जो भी सॉलिड या लिक्विड है, पहले अगर सॉलिड है तो पहले वो मेल्ट होकर लिक्विड में बदला, और लिक्विड फिर और हीट मिलने से वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर वो वेपर जलने से फ्लेम प्रोड्यूस हुआ, न कि सिर्फ सॉलिड के जलने से फ्लेम प्रोड्यूस हुआ। जैसे पेपर भी है, तो पेपर को जलने से फ्लेम बन रहा है, तो पेपर के जलने से भी जो उसमें का जो वोलेटाइल मटेरियल है वो वेपर में जब कन्वर्ट हुआ तो उसके जलने से फ्लेम बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आवाज आ रही है ना? यस सर। तो वही चीजें स्क्रीन पे आपको लिखी हुई मिलेंगी फ्लेम का डिफिनीशन में, ऊपर में जो दिया हुआ है। और नीचे में आप देखो, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जैसे आप देखे होंगे पेट्रोल का जो टैंकर होता है या एलपीजी का जो टैंकर होता है जो मार्केट में ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह दूसरी जगह जाता है, तो उस पर लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल। हिंदी में उसको बोलते हैं अति ज्वलनशील। तो ये इनफ्लेमेबल का मतलब क्या हुआ? जो जल ना सके। Substances which have a low ignition temperature and hence catch fire easily with a flame are called inflammable substances. वेरी गुड। जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो या मॉडरेट हो और जिसमें हीट देने पे वो फ्लेम के साथ जले, लौ के साथ जले, दैट इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया। ये सारे जो हैं इनफ्लेमेबल
सब्सटेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जब आग लगती है तो बहुत तेजी से जलते हैं और साथ में फ्लेम भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे बढ़े हैं। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं जोन्स ऑफ फ्लेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में रहेगा ही, या तो डायग्राम बनाने को आएगा और उसको लेबल करने को आएगा डिफरेंट जोन्स को, या फिर डायग्राम दिया रहेगा और डिफरेंट जोन्स को आइडेंटिफाई करना होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो एक जोन, एक फ्लेम जो बनता है, हम लोग नॉर्मली एग्जांपल कैंडल का फ्लेम कहीं ले रहे हैं, उसमें 3 जोन होते हैं। पहला इनर मोस्ट जोन, यानी कि सबसे अंदर वाला जोन। वो इनर मोस्ट जोन कौन सा कहलाएगा? ये जो आपको धागा दिख रहा है, धागा, ये धागा के पास जो जोन होगा, यानी जो धागा में आग लगा रहे हैं, तो वहां पे जो जोन बनेगा दैट इज कॉल्ड इनर मोस्ट जोन। उसके बाद जो बीच वाला जोन होगा उसको बोलेंगे मिडिल जोन, और सबसे बाहर वाला जो जोन है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट जोन। तो नाम से ही क्लियर है कि इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला जहाँ पे धागा है वहां पे जो जोन बन रहा है उसको बोलेंगे, दूसरा आपको मिडिल जोन, और तीसरा आउटर मोस्ट जोन। अब इनको पहचानने के और भी कुछ तरीके, इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला है कि वहां पे क्या होता है, कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, और दूसरा चीज है कि उसको पहचानेंगे कैसे, उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका कलर क्या होगा। तो ये सब चीजें याद रखनी है, उसी से हम लोग को क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आपका इनर मोस्ट जोन, इट इज द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। जैसे आप देखते होंगे कभी जादू करने वाले या बेवकूफ बनाने वाले ट्रिक से आग में हाथ लगाते हैं, बोलते हैं देखो मेरा हाथ नहीं जला। कोई भी फ्लेम को, चाहे वो लकड़ी से बना हो, पेट्रोल से बना हो, या कैंडल से बना हो, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को उतना एक्सपर्ट बनाए हुए हैं कि वो इनर मोस्ट जोन के पास ही अपना हाथ ले जाएंगे और फिर निकालेंगे। तो थोड़ी बहुत तो जलन होती ही है उनको, लेकिन आपको ज्यादा डैमेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनर मोस्ट जोन जो है उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है कंपेरेटिवली। तीनों जोन में जो टेम्परेचर होता है वो इनर मोस्ट जोन का सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पार्शियल कंबसन होता है। वहाँ पे मेनली क्या होता है कि जो आपका वैक्स है वो पिघल के लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट होता है, मेल्ट होता है, मोल्टन वैक्स वहाँ पे मिलेगा। और चूंकि बहुत ज्यादा हाई रिएक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे बहुत ज्यादा हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, इसलिए टेम्परेचर वहाँ पे डाउन रहेगा। और इट इज ब्लैक इन कलर। ये सब कलर और टेम्परेचर, ये दो चीज जरूर याद रखोगे। इनर मोस्ट का कलर क्या है? ब्लैक, और इसका टेम्परेचर जो है वो सबसे कम, यानी कोल्डेस्ट जोन। ये दोनों चीज को एकदम याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आता है मिडिल जोन। मिडिल जोन में पार्शियल कंबसन होता है, जो वैक्स वेपर हैं वो जलेंगे, और ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, यानी कि इससे लाइट प्रोड्यूस होगा। हीट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, साथ में लाइट भी प्रोड्यूस होगा। इसका कलर जो है वो होता है ऑरेंज या रेड। ठीक है, ये गलत है, ब्लैक इन कलर जो है ना, ये गलत है, ये मिटा के सही करना होगा। ये ऑरेंज या रेड कलर का होता है, या येलोइश रेड भी होता है। और यहाँ पे वैक्स वेपर का पार्शियल कंबसन होता है। तो पार्शियल कंबसन होगा यानी कि पूरी तरह से नहीं जलेगा। तो पूरी तरह से नहीं जलेगा तो बचेगा क्या? तो कुछ वैक्स वेपर बच जाएंगे और कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बच जाएंगे। यानी कि आप मिडिल जोन में भी जाओगे तो वो भी आपको कालिख जमेगा, उससे भी। इनर मोस्ट जोन से सबसे ज्यादा कालिख जमेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न्ड वैक्स वेपर भी होते हैं। और मिडिल जोन में वैक्स वेपर तो लगभग जल जाते हैं, लेकिन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं। तो इसका टेम्परेचर इनर जोन से ज्यादा होगा, ये आउटर मोस्ट जोन से कम होगा। कलर जो है ऑरेंज या रेड कलर का होगा, और पार्शियल कंबसन यहाँ पे होगा। अब सबसे लास्ट में आते हैं आउटर मोस्ट जोन, यानी कि इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। इसमें लाइट लगभग नहीं के बराबर प्रोड्यूस होगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला यानी कि हॉटेस्ट जोन होगा, क्योंकि जो कुछ भी बचा है, चाहे वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हो, वैक्स वेपर हो, सब कुछ वहां पे जल के खत्म हो जाएगा। तो कंप्लीट कंबसन होगा वहां पे, और जब भी कंप्लीट कंबसन होगा तो फ्लेम का कलर ब्लू होगा। तो ब्लू कलर ही, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि लाइट हल्का हल्का ब्लू आपको किनारे में दिख रहा है,
तो दैट इज आउटर मोस्ट जोन, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, और एक टेबल के थ्रू भी हम कोशिश किए हैं इसको बताने का। जैसे ये प्रॉपर्टीज हो गया, इनर मोस्ट जोन हो गया, मिडिल जोन हो गया, आउटर मोस्ट जोन। पहला है टेम्परेचर, इनर मोस्ट जोन का सबसे कम कोल्डेस्ट, मिडिल जोन का मॉडरेट और आउटर मोस्ट जोन का हॉटेस्ट। तो टेम्परेचर के हिसाब से हो गया। फिर कलर पे आते हैं, इनर मोस्ट जोन का कलर होगा ब्लैक, मिडिल जोन का येलो या ऑरेंज, आउटर मोस्ट जोन का ब्लू। कंटेंट्स वहां पे क्या होगा, इस टेबल को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना अपने बुक शेयर कॉपी में। इनर मोस्ट जोन में कंटेंट्स क्या है, अनबर्न्ट वैक्स वेपर, मिडिल जोन में अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स, और आउटर मोस्ट जोन में सब कुछ जल गया तो जो आपको सराउंडिंग में मॉइस्चर है वो थोड़ा सा हीट लेकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंबसन। तो कंबसन कंप्लीट होता है या पार्शियल होता है ये बताना है। तो इनर मोस्ट जोन में पार्शियल कंबसन, मिडिल जोन में भी पार्शियल कंबसन और आउटर मोस्ट जोन में कंप्लीट कंबसन। और अदर नेम, इनर मोस्ट जोन का अदर नेम है डार्क जोन, मिडिल जोन का अदर नेम है ल्यूमिनस जोन और आउटर मोस्ट का अदर नेम है नॉन ल्यूमिनस जोन या हॉटेस्ट जोन भी बोलते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नो सर, फ्लेम का नो डायग्राम सर। बनाने को आएगा ही आएगा, और इसके सारे जोन्स को आप अलग से, जैसे आप बुक में जो फेयर करोगे वहां पे जब भी फ्लेम टॉपिक लिखोगे तो कैंडल के फ्लेम का एक डायग्राम बनाना है, पूरी तरह से लेवल कर दे। जैसे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है पेपर, ये डायग्राम बना हुआ है राइट साइड में, तो ऐसा ही बनाना है। खाली फ्लेम बना के छोड़ नहीं देना है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। और नीचे में जो टेबल है, ये टेबल याद करने के लिए भी बहुत जरूरी है, और आप फेयर में तो इसको लिखोगे ही लिखोगे हर हालत में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. यस सर। अब आते हैं Yes, एक और sir. टॉपिक पे जो पहले, इसके पहले लेसन में भी हम लोग पढ़े थे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कोई भी फ्यूल बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं कि अच्छा या बुरा कहलाएगा, उसमें से एक प्रॉपर्टी है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि 1 किलोग्राम फ्यूल के कंप्लीट कंबसन से जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। जैसे कि आपको लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन एंड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन का मतलब यहाँ पे प्रेशर से हुआ। अब पहाड़ पे जाके जलाएंगे तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वहाँ पे हो सकता है कि कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाए। तो वो नॉर्मल कंडीशन की बात करना है, मतलब जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पे आपको देखना है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो 1 किलोग्राम किसी भी फ्यूल को जलाएंगे तो जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। इसका जो पॉपुलर सबसे कॉमन यूज होने वाला जो यूनिट है, दैट इज किलो जूल पर किलोग्राम। जैसे आप बुक में पढ़े होंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज 30,000 किलो जूल पर किलोग्राम। लेकिन जहां तक एसआई यूनिट की बात होती है, ये पहले भी हम बताए हैं, एसआई यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो कि पूरे ग्लोबली मान्य है। तो एनर्जी का जो आपका ये है यूनिट है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट Joule. जूल। तो एसआई यूनिट क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने से, तो एसआई यूनिट होना चाहिए जूल पर किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम, इसको एकदम याद रखोगे, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ऐसे। इसके पहले लेसन में भी लिखे थे, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे हो गया, और इसको अच्छे से याद रखना है कि ऐसा यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज जूल पर किलोग्राम। क्योंकि एमसीक्यू में जैसे क्वेश्चन पिछले साल हम दिए थे, तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत किए थे, वो किलो जूल पर किलोग्राम लिख दिया। तो किलो जूल पर किलोग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन जब हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे कोई पूछे कि आरा से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, तो
अब सेंटीमीटर में नहीं ना करेंगे या मीटर में नहीं ना करेंगे, मीटर मान लो ऐसा यूनिट है तो बोलेंगे 90,000 किलोमीटर, 90,000 ये 9 लाख मीटर। 9 लाख मीटर थोड़ा बड़ा हो जाएगा बोलने में, इसलिए उसको 900 किलोमीटर जो बिगर यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसी तरह से 2 लाख जूल पर किलोग्राम आ गया किसी फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू, तो उसको शॉर्ट करने के लिए किलो जूल में, जब 1000 जूल से अधिक होता है तो 1000 जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अच्छा फ्यूल किसको बोलेंगे? हम अपने घर में जो भी काम हमको करना है, चाहे वो गाड़ी के लिए हो, चाहे घर में खाना पकाने के लिए हो, या अगर हमारा कोई इंडस्ट्री है उसमें फ्यूल यूज करना है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फ्यूल हमारे लिए अच्छा है? तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि वो फ्यूल अच्छा है या नहीं है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो तो यही है कि कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, यानी कि 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो फ्यूल अच्छा कहलाएगा। तो क्या हम लोग पेट्रोल को घर पे यूज कर सकते हैं? स्टोव जो है उसमें पेट्रोल भर के और उसमें खाना पका सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो केरोसिन से ज्यादा होता है। आंसर नो सर। नो। क्यों नो नहीं? सर। ओके 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 ओके, क्यों नहीं? आंसर रीजन बताना है। क्योंकि आप ये तो पहला जो प्रॉपर्टी है कि कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, तो हाई तो है ही, लेकिन और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी है इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से अधिक होना चाहिए, और इतना भी लो नहीं होना चाहिए कि धमाका ही हो जाए। तो पेट्रोल का भले ही कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, लेकिन उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो केरोसिन की तुलना में बहुत कम है। तो हो सकता है कि अगर हम लोग पेट्रोल यूज करें तो एक्सप्लोजन हो जाए, है ना। तो इसलिए पेट्रोल को हम लोग अपने घर पे डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज नहीं कर सकते। तीसरा क्या है? इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेज। जैसे आपको मालूम है कोयला, कार्बन डाइऑक्साइड तो सारे कार्बन वाले फ्यूल को जलाने से होंगे, चाहे वो कोयला हो, लकड़ी हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, मोमबत्ती हो, कागज हो, काउडंग केक हो, सबको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, किसी से ज्यादा होगा किसी से कम होगा। लेकिन और भी हार्मफुल गैसेज है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पेट्रोल वाले जो पेट्रोल को जलाएंगे जो गाड़ी में या घर पे तो या किसी फैक्ट्री में, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पेट्रोल में सल्फर होता है। उस तरह से डीजल को भी जलाएंगे तो प्रोड्यूस होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कुछ फ्यूल को जलाने से प्रोड्यूस होगा। ये सारे हार्मफुल गैसेज हैं, तो इन हार्मफुल गैसेज का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब हम लोग ये हार्मफुल जो गैसेज हैं, पोल्यूटेंट गैसेज, उनके बारे में पोल्यूशन ऑफ एयर में यानी नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम लोग। तो हार्मफुल गैसेज कम से कम प्रोड्यूस हो, एकदम नहीं प्रोड्यूस हो ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट है इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी सूट पार्टिकल्स। जैसे आप अगर कभी काउडंग केक है, गोईठा जलाएंगे या लकड़ी जलाएंगे, देखेंगे उसके जो सॉलिड रेजिड्यू जो बचे हुए हैं, अवशेष जो बचे हुए हैं राख की तरह, वो हवा में उड़ रहे हैं और आपको वो जाने अनजाने हम लोग उसको इनहेल कर ले रहे हैं, वो हमारे लंग्स के अंदर चला जा रहा है। दैट इज कॉल्ड सूट पार्टिकल्स। आपको जैसे देखते होंगे कि जो ईंटा का भट्टा है उसमें चिमनी लगा होता है ताकि वो जो धुआं निकले वो काफी हाइट पे निकले। अगर वो कम हाइट पे निकलेगा तो पता चलेगा कि उस धुआं में जो कार्बन लकड़ी ये सॉरी कोयला जो है उसके पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो सूट पार्टिकल्स नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी वो फ्यूल अच्छा कहलाएगा, क्योंकि सूट पार्टिकल्स ज्यादा डैमेज करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे लंग्स को जाके इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? इट शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल। सब कुछ अच्छा है, कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा है, इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट है, कोई हार्मफुल गैस नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, सूट पार्टिकल नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इतना महंगा है कि आम आदमी उसको खरीद ही नहीं पाए। तो फिर वो फ्यूल किस काम का? फिर उसको फ्यूल को अच्छा नहीं कहेंगे। वो हमारे लिए आसानी से अवेलेबल हो और सस्ता भी हो। खाली सस्ता हो ये भी नहीं होना चाहिए, सस्ता है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो उस केस में वो अच्छा नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि उसको रख रखाव जो है उसका वो भी आसान होना चाहिए और एक जगह दूसरी जगह ले जाने में आसानी भी होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि कोयला है, अब सपोज कि एक आदमी कोयला को यूज कर सिलेक्ट करता है कि हम इसी से अपना सालों भर का खाना पकाएंगे,
तो एक मान लो कि 4 आदमी की फैमिली है, तो एक महीने में कितना कोयला लगभग खर्च हो जाएगा? अंदाजा एक। एनी गेसेस? हाफ बोरा। हाफ बोरा मतलब कितना किलो? 6-7 किलो। 6-7 किलो में पूरा महीना खाना पक जाएगा? सर Sir, 50-60 about 4,000. 5 किलो तो आपको लगभग एक दिन में लग जाएगा। सर लगभग 50-60 5 किलो। किलो कम से कम एक दिन में लग जाएगा। तो आपको एक महीने का सोच लो कि 150 किलो, 150 किलो यानी कि 3 बोरा। और अगर साल भर के लिए खरीदते हैं तो उसका 36 बोरा। तो पता चलेगा कि अगर कोई रेंट पे रह रहा है, बहुत से लोग रेंट पे रहते हैं जिनका अपना मकान नहीं है, शहर में रह रहे हैं, तो अब उसको रेंट पे एक रूम अलग से लेना पड़ेगा कि भाई हम कोयला रखेंगे इसमें, मतलब साल भर का अपना फ्यूल स्टोर करके रखेंगे। यस सर। दूसरा चीज क्या है कि जब वो उसको मकान चेंज करना पड़ेगा तो उसको एक गाड़ी अलग से ठीक करना पड़ेगा कि भाई इसमें हम कोयला अपना ढो के ले जाएंगे जो बचा हुआ है, फिर वहां भी खरीद कर Yes. रखेंगे। तो वो आसान नहीं होगा, ना तो स्टोर करना आसान होगा, ना ही ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा। लेकिन अगर कोई एलपीजी को फ्यूल को सिलेक्ट करता है तो 12 सिलेंडर उठा के रख दिया घर में किसी कोने में, सालों भर का काम हो गया उसको आराम से, है ना। नॉर्मल फैमिली की हम लोग बात कर रहे हैं, Yes, बल्कि sir. 8 ही सिलेंडर में काम चल जाएगा। तो वो ज्यादा बेटर है। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है कि सब कुछ अच्छाई है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जलता है। वो जो भी फ्यूल है, क्योंकि उसमें आपका पैसा लग रहा है और साथ ही साथ वो चूंकि नेचुरल रिसोर्स है तो वो जल्दी बनेगा भी नहीं, उसको बनने में काफी टाइम लगता है। इसलिए फ्यूल का एक एक पैसा वसूल होना चाहिए। एक एक पैसा क्या वसूल होगा? जब उसका कंबसन कंप्लीट हो, पूरी तरह से जले। अब पूरी तरह से तो पेट्रोल भी जलेगा, लेकिन जब एक बार पेट्रोल में आग लग गया तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंप्लीट कंबसन भी होना चाहिए और कंट्रोलेबल भी होना चाहिए। यानी कि जैसे आप गैस एलपीजी यूज कर रहे हो, नॉब ऑफ किए, कंबसन होना बंद, तो ये आपके कंट्रोल में है पूरी तरह से। कंबसन को स्लो करना है तो थोड़ा सा नॉब को स्टीम पे कर दिए, तो उसमें जो कंबसन का रेट है वो स्लो हो गया। जल्दी खाना पकाना है तो नॉब को फुल पे कर दिए, यानी कि कंप्लीट कंबसन हो रहा है, रैपिड कंबसन हो रहा है। तो पूरी तरह से कंट्रोल में होना चाहिए हमारे हाथ में और कंप्लीट कंबसन होना चाहिए। ये नहीं कि 10 किलोग्राम फ्यूल खरीद के ले आए और उसमें से 5 किलोग्राम 8 किलोग्राम का कंबसन हुआ, बाकी 2 किलोग्राम बेकार बच गया, जैसे लकड़ी के केस में या कोयले के केस में होता है। चलो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Sir. Yes, sir. कुछ लोग का अभी भी नींद टूट रहा है, धीरे धीरे आ रहे हैं। ये सारे सर जो आपकी property- आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोग को आ आ रही रही है है आवाज? यस। हाँ, Yes, sir. इन दोनों एंड पे नेटवर्क का प्रॉब्लम कुछ कुछ होता है। अभी जियो का अभी तो ठीक चल रहा है, बीच में तो इतना खराब हो गया था कि एकदम कुछ काम ही नहीं कर रहा था। तो अभी हम लोग जो प्रॉपर्टीज की बात की, 7 प्रॉपर्टी देखे हम लोग। अच्छा, इससे क्वेश्चन आता है आपके बुक में, क्वेश्चन दिया है आपको डीएवी के बुक में कि राइट 2 प्रॉपर्टीज या 3 प्रॉपर्टी जैसे ही कुछ दिया है ऑफ एन आइडियल फ्यूल। तो आप जब फेयर में लिखोगे तो ये 7 प्रॉपर्टी लिखोगे, क्योंकि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो आपको 5 प्रॉपर्टी कम से कम लिखना पड़ेगा। और अगर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो 2 या 3 प्रॉपर्टी लिखेंगे, काम चल जाएगा। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसी क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है। अब मान लो कि 5 मार्क्स का है, आप 2 ही प्रॉपर्टी लिख के चले आए कि हमारे बुक में तो 2 ही प्रॉपर्टी लिखने को दिया था क्वेश्चन में, तो फिर आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए 7 प्रॉपर्टी लिखिए, याद करिए। 7 याद करेंगे तो 5 तो कम से कम याद रहेगा ही रहेगा। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप उसको 5 लिखिएगा। नेक्स्ट है गैसियस फ्यूल। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग ध्यान में रखें, कंसीडर करें, तो हमारा जो गैसियस फ्यूल है वो सबसे बेस्ट फ्यूल है। इसके पहले वाले भी लेसन में हम लोग डिस्कस किए थे इस चीज को। गैसियस फ्यूल्स आर कंसीडर्ड एज द बेस्ट आइडियल फ्यूल। क्यों? क्योंकि सारे इसमें पैरामीटर पे वो फिक्स सही बैठता है। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है तो लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम नहीं होता है, मॉडरेट होता है, नहीं बहुत कम भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा भी नहीं होगा। तीसरा है कि
हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, सूट पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं होता है, सस्ते भी है कंपैरेटिवली। और सर हार्मफुल गैस भी कम प्रोड्यूस होता है। हाँ, हार्मफुल गैसेज कम प्रोड्यूस होता है। और आप दूसरे जो फ्यूल हैं कैलोरिफिक वैल्यू के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो सस्ता भी पड़ता है। और आज के डेट में अभी आज से अगर हम लोग 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो एलपीजी उतना आसानी से अवेलेबल नहीं था, बहुत नंबर लगाना पड़ता था, 2 दिन लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में आसानी से अवेलेबल है। आप ऑर्डर करिएगा 2-3 दिन के अंदर आपको सिलेंडर मिल जाता है। तो चीप भी है, रेडली अवेलेबल भी है, स्टोर करना भी आसान है, ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है, और कंप्लीट कंबसन होता है और कंट्रोलेबल कंबसन होता है। इस सारे पैरामीटर पे, 7 पैरामीटर पे खरा उतरता है, इसलिए गैसियस फ्यूल्स आर कंसीडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल। ऐसा एक क्वेश्चन भी है बुक में कि व्हाई गैसियस फ्यूल्स आर कंसीडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल। तो ये 7 हम नहीं कहते हैं कि लिखिए, लेकिन आप कम से कम 4-5 प्रॉपर्टी लिखिए आइडियल फ्यूल वाला, कि इसका कैलोरिफिक वैल्यू हाई है, इसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट है, बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, आसानी से अवेलेबल है, सस्ता है, सूट पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं करता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है, इसलिए ये बेस्ट फ्यूल कंसीडर किया जाता है। चलो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. यस यस सर। सर। चलो तो अब आते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फ्यूल से सिर्फ अच्छे एडवांटेज ही नहीं है, कुछ उससे नुकसान भी हैं। तो फ्यूल का यूज हम लोगों को सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। जितने भी कार्बन फ्यूल्स हैं, चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, काउडंग केक हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, जितने भी कार्बन वाले फ्यूल हैं वो सारे जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो सॉलिड कार्बन फ्यूल्स हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, तो उनसे सूट पार्टिकल्स भी कुछ प्रोड्यूस होगा, और ये सब जब एयर में मिक्स होंगे तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्या आएगी, अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स पे जाके वो डिपॉजिट होंगे तो ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। उसके बाद आपको स्मॉग, जाड़े के दिनों में जो धुंध बनता है ना, फॉग और स्मोक मिल करके, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और जो एटमॉस्फेयर में फॉग है, वो दोनों आपस में मिलकर स्मॉग बन जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल है लिविंग क्रिएचर्स के लिए, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, और साथ ही साथ रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं स्मॉग के कारण। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है आपको कंबसन से, उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि पूरे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ऐसा रिसर्च किया गया है कि हर 5 साल में 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसके इंक्रीज करने से क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जो आपको आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, उनका बर्फ पिघलने लगेगा, पिघल ही रहा है, और वो पिघलने से सी लेवल, वो पानी पिघल के कहाँ जाएगा, सी और ओशियन में, तो उसका वाटर लेवल बढ़ेगा। तो जो भी आपको सबमर्ज एरिया यानी कि कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे हैं, महासागर के किनारे हैं, उनमें बाढ़ आएगी, वो डूब जाएंगे। और मुंबई में ऐसा केस आप न्यूज सुनोगे तो पता चलेगा कि हो रहा है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है कोयला या डीजल को जलाने से या पेट्रोल को जलाने से, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वाटर के साथ मिक्स होकर के सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिड रेन। तो वो जब एसिड रेन आएगा जमीन पे तो वो प्लांट्स को डैमेज करेगा, मार्बल के बने हुए मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करेगा, हम ला रहे स्किन को डैमेज करेगा, ये सारे उससे नुकसान है। अगर कंबसन कंप्लीट नहीं होता हो, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा, जो कि हाईली पॉइजनस गैस है। उसका थोड़ा सा इनहेल करेंगे हम लोग तो फेंट हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, और ज्यादा अगर इनहेल कर लिए तो जान भी जा सकती है। तो वो बहुत नुकसानदेह है। और इवन प्लांट्स के पत्तियां जो झड़ जाएंगी, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लीफ ड्रॉप होगा तो प्लांट्स भी मर जाएंगे। लेड पार्टिकल्स, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो उसमें अच्छा अगर पेट्रोल पंप है तो 3 आपको टैंक मिलेगा, 3 बूथ मिलेंगे, एक में डीजल होगा, एक में पेट्रोल होगा, और एक तीसरा बूथ मिलेगा, उसमें मिलेगा अनलेडेड पेट्रोल। तो जो नॉर्मल पेट्रोल है उसमें लेड पार्टिकल, सीसा का पार्टिकल होता है, तो जब वो पेट्रोल जलेगा तो एयर में लेड पार्टिकल्स भी रिलीज होगा, और वो लेड पार्टिकल्स हमारे आईज और लंग्स के थ्रू
बॉडी के अंदर जाएगा, आईज और लंग्स को तो डैमेज करेगा ही करेगा और अदर इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगा। इसीलिए अनलेडेड पेट्रोल को यूज करने पे फोकस किया जाता है कि अनलेडेड पेट्रोल यूज करिए तो आपका इन्वायरमेंट, तो ऐसा नहीं है कि इतने सारे नुकसान है तो फ्यूल को हम लोग यूज नहीं करें। डेवलपमेंट के लिए फ्यूल यूज करना बहुत जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं कि जहां नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को हम लोग भरपाई कैसे करें वो ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा फ्यूल का यूज नहीं करें, जितना जरूरत है उतना ही करें। जैसे गाड़ियों का पूलिंग, वो हम लोग एयर पोल्यूशन के लेसन में पढ़ेंगे कि गाड़ियों को एक एरिया से, एक कॉलोनी से अगर मान लो 10 बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो 2 गाड़ी में भी जा सकते हैं, वो 10 गाड़ी जाना जरूरी नहीं है, वो पुल कर सकते हैं, कार पुल कर सकते हैं। जहाँ पे फ्यूल का कंबसन कम हो सकता है, अगर उसके जगह पे हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो यूज कर सकते हैं उसको यूज कर सके, पोल्यूशन कम होगा। तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे तो उससे भी पोल्यूशन को कम किया जा सकता है और एनर्जी का डिमांड भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सारे उपाय हैं इसके, और हम लोग एयर पोल्यूशन वाले लेसन में उसको पढ़ेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है लेसन का? No, sir. नो सर। अब तो टाइम नहीं बचा है, कल आप लोगों का हम सोर्स ऑफ एनर्जी का टेस्ट लेंगे। टेस्ट के बारे में कुछ बात बता देते हैं। 20 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस रहेंगे, सारे 1 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे। गूगल फॉर्म का लिंक हम कल शेयर करेंगे 7 बजे। 7:10 से आपका टाइम रहेगा, 7:10 से 7:30, 20 मिनट का टाइम रहेगा। एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म सबमिट होगा, यानी एक बच्चे को एक ही फॉर्म सबमिट करना है, एक से अधिक फॉर्म सबमिट नहीं करना है। दोबारा अच्छा जाए या बुरा जाए एक ही बार में सबमिट करना है, इसलिए सोच समझ के सबमिट बटन पे क्लिक करना है। लास्ट में अपना डिटेल्स पूरा लिखना है, नेम, क्लास, सेक्शन। सेक्शन हम चूज करने का ऑप्शन तो डाल देंगे, एम तक शायद सेक्शन एन तक बना है, जो भी हम एन तक डाल देंगे। एडमिशन नंबर जरूर से डालेंगे, क्योंकि रोल नंबर अभी हो सकता है कि सारे बच्चों, सबको रोल नंबर पता है अपना? No, sir. तो नंबर नहीं मिला। रोल नंबर नहीं पता तो एडमिशन नंबर का हम फील्ड डाल देंगे। एडमिशन नंबर डालना है, अपना नेम, फादर्स नेम, ये कुछ फील्ड्स रहेंगे डिटेल्स भरने के लिए। और उसके बाद आपको 20 या 25 जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे आपको मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, या योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ऐसा कुछ मैसेज आएगा, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फोन कर लोगे, क्योंकि ग्रुप में तो मैसेज भेज नहीं सकते, और फोन पे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लोगे। ठीक है? ओके सर। कौन सा लेसन का टेस्ट देना है कल? सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी का, वेरी गुड। तो आज ही से रिवीजन में लग जाना है और कल अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट वीक में कंबसन का भी टेस्ट लेंगे। चलिए, तो आज की मीटिंग समाप्त की जाए। यस, बाय सर। बाय, गुड बाय। Yes, sir. Bye, sir. Have a